चलिए हमारा 5वां क्वेश्चन है, डिस्कस द टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, लोकेशन एंड इट्स डिसऑर्डर। कह रहे हैं कि जो हमारे बॉडी के जॉइंट्स होते हैं यानी हड्डियों के जो जॉइंट्स होते हैं उनके बताइए, जॉइंट्स की टाइप्स बताइए, कितने टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं और फिर उनके लोकेशन वो कहाँ कहाँ पे होते हैं जॉइंट्स। जैसे हमारे यहाँ पे कोहनी के अंदर है, सर के अंदर जॉइंट्स हैं, घुटने के अंदर जॉइंट्स है, हिप्स में जॉइंट्स है, रिब्स में जॉइंट्स है। तो कह रहे हैं कि जॉइंट्स किस टाइप के होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं वो, और उनके डिसऑर्डर क्या हैं, यानी क्या क्या बीमारियाँ होती हैं जॉइंट्स के अंदर, हड्डियों के अंदर। तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ जॉइंट। तो एक टाइप क्या है इसका, इमूवेबल जॉइंट, यानी ऐसा जॉइंट जो मूव नहीं करता है, जो अपनी जगह से हिलता नहीं है। तो वो कहाँ पे होता है, स्कल में हमारे और टीथ के अंदर। स्कल क्या है, हमारा खोपड़ी, टीथ तो जानते हैं ये दांत के अंदर जो जॉइंट है हड्डियों का, वो क्या है, इमूवेबल है। दूसरा क्या है, स्लाइटली मूवेबल, जो मतलब थोड़ा थोड़ा अपनी जगह से हिलता है, बहुत ज़्यादा मतलब मूव नहीं करता है। जैसे मान लीजिए इतना है तो थोड़ा सा किया, हल्का सा किया, बहुत ज़्यादा मतलब घूम नहीं सकता ऐसे पूरा एकदम। वो कुछ होते हैं जो जॉइंट्स घूम जाते हैं, तो ऐसे नहीं घूमेगा। तो वो कहाँ पे होता है, हमारा वर्टिब्रा। वर्टिब्रा मतलब जो हमारे रीढ़ की हड्डी होती है जिसको बोलते हैं बैकबोन, उसके अंदर जो जॉइंट होते हैं उसको वो होते हैं स्लाइटली मूवेबल। तीसरा जो जॉइंट हमारा वो फ्रीली मूवेबल, जो मतलब बहुत आसानी से वो फ्रीली मतलब आसानी से मूव करता है, वो कई डायरेक्शन में मूव कर लेता है, अलग अलग तरीके हैं उसके। तो ये जो दो पहले जॉइंट्स है इसका कोई टाइप नहीं है, सब टाइप नहीं है। लेकिन जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट है वो 6 तरीके का होता है। अब उसमें क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है कि वन बोन इज फिट्स इन अनदर कप शेप सॉकेट बोन। कह रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि एक कोई कप शेप कोई सॉकेट है, सॉकेट उसके अंदर कोई बॉल टाइप की हड्डी घुसी हुई है और वो उसके अंदर घूम रही है। ये मान लीजिए कप शेप की सॉकेट है, इसके अंदर एक बॉल टाइप की हड्डी एक घुसी हुई है, ये जॉइंट है, और ये वाली क्या है, पूरी तरीके से घूम रही है। तो इसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसको क्या बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दूसरा हमारा क्या है, हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट है, हिंज क्या होता है, कब्जा होता है। कब्जा जिसको बोलते हैं कि जो दरवाज़ा होता है जिसमें वो लोहे का लगा के चौखट के अंदर उसको ठोक दिया जाता है, तो वो होता है हिंज। तो हिंज जॉइंट क्या होता है कि इट मूव्स इन वन डायरेक्शन, ये सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करता है, दूसरे डायरेक्शन में ये एक ही दिशा में सिर्फ घूमेगा, दूसरी दिशा में नहीं घूमेगा। इसका एग्जांपल क्या है कि जैसे हमारे जो एल्बो है जिसको कोहनी बोलते हैं, कोहनी भी बोलते हैं इसको, तो उसका जो जॉइंट है उसमें होता है, और नीज़ जो घुटना हमारा उसके अंदर जो जॉइंट है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये हमारा कौन सा होता है, हिंज जॉइंट होता है। तीसरा क्या हमारा, ग्लीडिंग जॉइंट्स। ग्लीडिंग जॉइंट्स क्या होता है, फ्रीली मूव इन ऑल डायरेक्शन, ये फ्रीली मतलब आराम से सब डायरेक्शन में मूव करता है, वो हमारा ये होता है जिसको बोलते हैं कार्पल। और हमारे पैर में होता है टार्सल। तो ये कार्पल और टार्सल ये जो क्या है पूरे ये चारों तरफ मूव करते हैं। हमारा चौथा क्या है, डबल हिंज जॉइंट। डबल हिंज जॉइंट क्या होता है, इट मूव्स इन, ये इन और टू है, TWO। इट मूव्स इन 2 डायरेक्शन, ये 2 डायरेक्शन में मूव करता है। इट मूव्स इन 2 डायरेक्शंस, ये 2 डायरेक्शन में मूव करता है। लाइक हिंज, एक कब्जे की तरह, एक हिंज की तरह। बिटवीन मेटाकार्पल एंड फैलेंजिस, जो हमारा ये कार्पल हो गया, इससे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं मेटाकार्पल, और ये उसके आगे हमारी फैलेंजेस यानी उंगलियां होती हैं। तो ये जो जॉइंट होता है उंगलियां और ये मेटाकार्पल के बीच में, इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा जॉइंट, डबल हिंज जॉइंट। तो ये कह रहे हैं कि ये 2 डायरेक्शन में मूव करता है, ऊपर नीचे मूव करता है, इधर उधर तो नहीं कर पाएगा, ऊपर नीचे ये क्या करता है, 2 डायरेक्शन में मूव करता है। पांचवा हमारा क्या है, सैडल जॉइंट। इसमें क्या होता है कि एक हड्डी दूसरी हड्डी के ऊपर रहती है और फ्रीली वो मतलब कई तरफ मतलब बहुत सारे डायरेक्शन में मूव कर सकती है। उसका एग्जाम्पल क्या, हमारा थंब, जैसे हमारा ये अंगूठा है, तो ये एक हड्डी है, ये दूसरी हड्डी के ऊपर रखी हुई है और वो क्या होता है चारों तरफ आराम से एकदम मूव करती है। छठा क्या हमारा, पिवोट जॉइंट। पिवोट जॉइंट क्या होता है, वन बोन इज मूव्स ऑन अनदर अराउंड द एक्सिस पॉइंट। कह रहे कि एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ी होती है एक पिवोट की तरह, और वो क्या होता है अपने एक्सिस के अंदर घूमती है, मतलब सिर्फ अपने जो उसका एक एक्सिस है, उसका जो ऑर्बिट है उसी के अंदर घूम सकता है। वो कहाँ पे होता है, हमारा जो फीमर है यानी पैर की जो बड़ी हड्डी होती है, और उसी के नीचे जो हमारे घुटने के नीचे टिबिया होता है, इसका जो जॉइंट होता है वो होता है पिवोट जॉइंट। पिवोट होता है जैसे कोई खूंटी है, कोई कील है, कोई कांटी जिसको बोलते हैं, उसको गाड़ दिया किसी दीवार में, फिर उसको ऐसे हिला दें तो अब एक एक्सिस में वो क्या होगा, घूमेगा। तो ऐसे ही ये वाली जो हड्डी होती है वो घूमती है। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ
हमारे जो जॉइंट्स हैं वो सबसे पहले हम लोग यहाँ से करेंगे। हमारा इस वाले जो जॉइंट है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया, उसके बाद नीचे जो वो हिंज जॉइंट हो गया, उसके बाद ये कार्पल आता है, तो कार्पल पे क्या है हमारा ग्लीडिंग जॉइंट हो गया, उसके बाद ये उंगलियां और इसके बीच में जो जॉइंट है मेटाकार्पल के बीच में हो जाएगा डबल हिंज जॉइंट, उसके बाद हमारा अंगूठा आ गया, तो अंगूठा क्या हो जाएगा हमारा सैडल जॉइंट, उसके बाद है हमारा सबसे पिवोट पॉइंट, ये क्या होता है हमारे घुटने में पाया जाता है, और ये फीमर, हमारी जो फीमर हड्डी है, जो बोन है फीमर और क्या कहते हैं टिबिया के बीच में ये जो जॉइंट है उसको हम लोग बोलते हैं पिवोट जॉइंट। तो इस तरीके से यहाँ से शुरू करिए, आ जाइए यहाँ तक याद हो जाएगा आसानी से। अब इसके डिसऑर्डर क्या होते हैं, इसके बीमारियां क्या होती हैं वो मैं लिखना भूल गया हूँ, लेकिन मैं बताता हूँ आपको इसके डिसऑर्डर क्या हैं। इस हड्डी जॉइंट्स के 5 डिसऑर्डर हैं। डिसऑर्डर मतलब बीमारियां। सबसे पहला क्या, अर्थराइटिस। अर्थराइटिस क्या होता है कि आपके जॉइंट्स के अंदर या किसी के जॉइंट्स के अंदर क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया। इन्फ्लामेशन में सूजन आ जाता है, उसमें दर्द होता है, उसको बोलते हैं अर्थराइटिस। इसकी दूसरी जो टाइप है वो क्या है, गाउट। गाउट क्या होता है कि हमारे जो जॉइंट्स हैं उसके अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल यानी छोटे छोटे दाने आके जमा हो जाएं और फिर वहाँ पे दर्द होने लगे, पेन होने लगे, तो उसको बोलते हैं हम गाउट। तीसरी इसकी जो बीमारी है वो होती है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डी। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि हमारी जो हड्डियाँ उसके अंदर कैल्शियम होता है, फॉस्फेट होता है, तो कैल्शियम की क्या हो जाती है, डिफिशियंसी आती, कमी हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हमारी हड्डियाँ फ्रेजाइल हो जाती हैं। फ्रेजाइल का मतलब होता है कि एकदम भुरभुरी हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। तो इसकी ऐसी कंडीशन को बोलते हैं हम लोग कि थोड़ा सा भी कुछ उसमें होता है तो हड्डी टूट जाती है फटाक से, तो उसको बोलते हैं हम क्या, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो जहाँ भी लफ्ज़ आता है उसका, जहाँ पे वर्ड आए वो ऑस्टियो का, उसका मतलब होता है हड्डी। तो ये 3 चीज़ें हो गई। चौथा क्या है, फ्रैक्चर। फ्रैक्चर मतलब ये कि हड्डी टूट जाए तो वो फ्रैक्चर हो गया। 5वां होता है डिसलोकेशन, कि कोई जॉइंट अपनी जगह से हट जाए, टूटे नहीं, सिर्फ अपने जॉइंट से वो हट जाए तो उसको बिठा दिया जाता है वहाँ पे, तो जो जॉइंट हट जाता है उसको बोलते हैं डिसलोकेशन। तो ये 5 बीमारियाँ इसकी याद कर लीजिएगा। हमारा छठा क्वेश्चन क्या है, राइट दी एनाटोमी लिखना है और फिजियोलॉजी लिखना है। एनाटोमी और फिजियोलॉजी लिखना किसका, हमको रेस्पायरेटरी सिस्टम का। रेस्पायरेटरी सिस्टम। रेस्पायरेटरी सिस्टम क्या है, सिस्टम जब भी बोला जाता है तो इसका मतलब ये होता है, सिस्टम वर्ड जहाँ भी आए समझिए उसमें कई सारी मतलब अलग अलग चीज़ें मिलके काम कर रही हैं, कोई एक चीज़ नहीं है बल्कि कई सारे पार्ट्स से मिलके काम करते हैं, तो उसको सिस्टम बोलते हैं। अब इसमें देख लिए हमारा नोज़ है, कभी कभी माउथ से भी एयर लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद फेरिंग्स है, ट्रेकिया है, लेरिंग्स है, फिर ये हमारा जो ट्रेकिया मतलब ये जो पाइप विंड पाइप है, फिर ये एल्वोली है, ट्रोकियोल्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके डायफ्राम है, ये सारे मिलके इस फंक्शन को करते हैं। तो ये इसका एनाटॉमी क्या क्या है, ये जो चीज़ें हैं वो लिख लीजिए। इसका माउथ क्या कहते हैं हमारा नेज़ल हो गया, नेज़ल कैविटी हो गया, फिर उसके बाद ये फेरिंग्स हो जाएगा, ट्रेकिया हो जाएगा, लेरिंग्स हो गया ये। तो ये तो आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है, ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। ये ट्रेकिया, ये जो पाइप होता है इसको ट्रेकिया बोलते हैं, और ये दोनों साइड में ये लंग्स हो जाते हैं, ठीक। इसके अंदर जो इसका छोटा पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एल्वोली। तो ये इसके मतलब नॉर्मल एनाटॉमी हो गया। इसका फिजियोलॉजी क्या, ये काम कैसे करता है, इसकी फिजियोलॉजी क्या है, तो चलिए उसको समझते हैं कि इसकी फिजियोलॉजी क्या है। तो हम लोग जब सांस लेते हैं, मान लीजिए हमने सांस लिया, तो वो डायरेक्टली क्या है हमारे सेल को नहीं पहुंचता है, बल्कि क्या होता है हमारे लंग्स के अंदर आता है। लंग्स के अंदर ब्लड हमारा मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है एल्वोली के अंदर। जो हमारी पतली पतली कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरी बोलते हैं जो छोटी पतली नसें होती हैं, उसके अंदर ब्लड होता है हमारे एल्वोली के अंदर, ठीक। तो जब वहाँ पे जब एयर आता है और एयर भी वहाँ तक आता है एल्वोली के पास में, तो जब ये दोनों आते हैं तो एयर के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी वो ज़्यादा होती है, और हमारे ब्लड के अंदर जो इसके अंदर ब्लड होता है लंग्स के अंदर, उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो फिर क्या होगा समझिए कि मान लीजिए एक बाल्टी है 2, ठीक, दोनों के अंदर पानी है, इसके दोनों में ये जुड़े हुए हैं, ठीक। इसके अंदर पानी भरा हुआ है, इसके अंदर पानी कम है, तो आप आपसे पूछे कि क्या होगा, तो आप कहेंगे कि ये पानी इधर आ जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूज़न का प्रोसेस। इसमें डिफ्यूज़न होता है, यानी इधर ज़्यादा है तो इधर कम है तो उधर आ जाता है। ऐसे ही जो बाहर से हमने एयर लिया उसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, और जो हमारा ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन कम होता है, तो वो ज़्यादा से कम की तरफ आ जाता है। इसी को बोलते हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे डिफ्यूज़न का प्रोसेस होता है, तो वहाँ पे क्या हो गया, हमारे एल्वोली के अंदर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आ गया। इसको बोलते हैं हम एक्सचेंजेस ऑफ गैसेज। क्या बोलते हैं, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस होता है।
और ये किस प्रोसेस, ये जो एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस होता है ये किस प्रिंसिपल पे होता है, डिफ्यूज़न के प्रिंसिपल पे होता है एक्सचेंजेस ऑफ गैसेज, ठीक है। तो वो कहाँ होता है, हमारे लंग्स के अंदर होता है। अब यहाँ से हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आ गया, अब यहीं पे काम खत्म नहीं होता, अब ये ब्लड क्या है वो हमारे पूरे ऑक्सीजन को लेके पूरी बॉडी में हर जगह जाता है, हर सेल को पहुँचाता है, फिर वहाँ पे जाता है, तब हमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ा सेल के अंदर, वो माइटोकॉन्ड्रिया को देता है, फिर वहाँ पे वो एनर्जी बनाता है, फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, फिर ब्लड लीवर से और किडनी से घूमता हुआ फिर कहाँ पर आता है, हमारे हार्ट के अंदर, फिर हार्ट से जाता है हमारे लंग्स के अंदर। तो अब जब वो जाता है ब्लड लंग्स के अंदर, फिर वहाँ से ऑक्सीजन लेगा, फिर वो लाके हर सेल को पहुँचाएगा। तो जब सेल के पास जाता है तो वहाँ पे भी एक वो होता है, वही फिर डिफ्यूज़न वाला प्रोसेस कि हमारे सेल के पास में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, और वहाँ पे और हमारे ब्लड के पास में क्या होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। तो फिर क्या होगा, जब हमारे सेल के अंदर ऑक्सीजन कम है और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो जो सेल है वो ऑक्सीजन को खींच लेता है, और ब्लड क्या होता है, अपना ऑक्सीजन उसको दे देता है, और वहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेके फिर वापस क्या आता है, हमारे हार्ट के अंदर आएगा, फिर हार्ट से जाता है लंग्स के अंदर। तो ये पूरा प्रोसेस होता रहता है। तो जो हम लोग यहाँ से सांस लिए और हमारे लंग्स के अंदर आया, तो यहाँ तक जो होता है इसको बोलते हैं ब्रीदिंग। और इसके बाद जब ब्लड उसको ऑक्सीजन को एक्सचेंज कर लेता है और वो लेके जाता है सेल के पास, वहाँ पे यूज़ होता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं रेस्पायरेशन, ठीक है। तो ये इसका पूरी फिजियोलॉजी हो गई। क्वेश्चन नंबर 7 क्या हमारा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ब्लड प्रेशर एंड इट्स रिकॉर्डिंग। कि ये कह रहा है कि ब्लड प्रेशर के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखिए और उसकी कैसे उसको नापते हैं, ब्लड प्रेशर को कैसे नापते हैं उसके बारे में बताइए, कैसे हम मतलब नापें, कैसे रिकॉर्ड करें कि इसका ब्लड प्रेशर कितना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो कह रहे द प्रेशर एक्सर्ट बाय ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स वाइल और ड्यूरिंग फ्लोइंग थ्रू इट इज़ कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ये कह रहे हैं कि जब ब्लड हमारी नसों के अंदर, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं जिसको नस बोलते हैं, उसके अंदर जब ब्लड फ्लो करता है तो वो जो प्रेशर देता है इनर वाले वॉल्स के अंदर, यानी मान लीजिए नस है, ये नस है, इसके अंदर वाले जो वॉल्स हैं, अंदर वाली जो जगह है, जो सतह है, उसके ऊपर जो प्रेशर देता है, जो दबाव देता है ब्लड, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जब ब्लड इसके मान लीजिए ये एक ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर से ब्लड बह रहा है, अंदर फ्लो कर रहा है, तो इसके अंदर वाली लाइनिंग पे जो प्रेशर, जो दबाव पड़ता है ब्लड का, इसके जब ब्लड फ्लो करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब ये ब्लड प्रेशर दो तरह का होता है, एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एक होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है कि द प्रेशर एक्सर्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रिक्शन ऑफ हार्ट्स चेम्बर इज कॉल्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये कह रहे हैं कि जब हमारा हार्ट का जो चेम्बर है, जब वो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके अंदर, हार्ट्स के चेम्बर के अंदर, और वहाँ से ब्लड निकलता है, और जो हमारी ब्लड वेसल्स की इनर साइड में क्या प्रेशर डालता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अभी मैंने बताया कि जब ब्लड बाहर निकलता है तो क्यों निकलता है, जब हमारा हार्ट क्या कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, तो उस वक्त जो कॉन्ट्रिक्शन के वक्त जो ब्लड का जो प्रेशर पड़ता है, जो दबाव पड़ता है हमारी नसों के अंदर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। दूसरा होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब मान लीजिए हमारा हार्ट है, इसने कॉन्स्ट्रिक्ट किया, ऐसे ही दबाया, ब्लड बाहर निकल गया, तो इसको अब जो दबाव पड़ेगा उसको बोलेंगे हम लोग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब ये ऐसा बंद ही तो नहीं रहता, फिर ये खुलता है, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन। तो अब जब रिलैक्सेशन होता है और ब्लड फिर वापस हमारे हार्ट के अंदर आता है, तो उस वक्त जो हमारी नसों के अंदर वाली साइड पे जो प्रेशर पड़ता है, जो दबाव पड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। आप ये यहाँ से देख सकते हैं कि द प्रेशर एक्सर्ट ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट्स चैम्बर इज कॉल्ड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। एक टर्म और यूज़ होता है पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर क्या होता है कि जो हमारे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं पल्स प्रेशर। द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड पल्स प्रेशर। सपोज दैट कि मान लीजिए आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है, 10 है, और डायस्टोलिक कितना है, 7 है, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो ये 3 क्या है, 3 क्या है, ये 3 हमारा हो जाएगा पल्स प्रेशर। अब ये कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर एक एडल्ट के अंदर कितना होता है, तो एक एडल्ट है तो उसके अंदर नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120। 120 क्या होता है, सिस्टोलिक होता है, और 80 क्या होता है, डायस्टोलिक होता है। ये mm/Hg।
और नॉर्मल ब्लड प्रेशर चिल्ड्रेन के अंदर, बच्चों के अंदर कितना होता है, तो 80 से लेकर 100 तक उसका सिस्टोलिक होता है, और 60 क्या होता है, डायस्टोलिक होता है, mm ऑफ Hg। जो मरकरी उसके अंदर जो आपने देखा होगा, जब डॉक्टर मतलब वो करते हैं तो पूरा एक सिरप होता है, उसको बोलते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। तो उसके अंदर एक ऐसा लंबा सा वो रहता है जिसके अंदर लिखा रहता है ऐसे कि ये इतना ये 100 है, ये 50 है, 80 है, और वो क्या होता है, इसके अंदर मरकरी होती है, उसको बोलते हैं Hg। तो एक पारा होता है, वो ऊपर चढ़ता रहता है, नीचे जैसे कि प्रेशर भरता है, तो वो मरकरी का जो इसमें जो गोल सा एक देखोगे सफ़ेद सा आइटम रहता है ऊपर जाता है, वही मरकरी होती है। तो उसी का नापते हैं कि कितना है वो प्रेशर उसका। तो अब ये हो गया हमारा क्या, ब्लड प्रेशर, ठीक, कि इतना होता है नॉर्मल एडल्ट में, यानी जो जवान लोग हैं उनके अंदर कितना होगा, 120 सिस्टोलिक होगा और 80 डायस्टोलिक होगा, mm ऑफ Hg। और बच्चों में 80 से लेकर 100 के बीच में रहेगा सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक कितना होगा, 60। अब हम देख लेते हैं कैसे इसको हम नापेंगे, कैसे रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको ऐसे ही नॉर्मल समझा देता हूँ, आप यहाँ से इसको पढ़ लीजिएगा, उसमें से PDF डाउनलोड करके मैं इसको समझा देता हूँ। इसको समझाने में बहुत सारा, इसको पढ़ने में टाइम आपको भी लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं इसको समझाता हूँ कि क्या होता है ये। तो सबसे पहले एक इस पर जो होता है रबर बैग बोलते हैं, उसको लपेट दिया जाता है आपके बाजू के ऊपर, इस पर लपेटा जाएगा, उसको बोलते हैं रबर बैग, ठीक। अब वहाँ से एक पाइप निकला रहता है और एक रबर का छोटा सा बैग और होता है जो पंप करता है, तो उसको पंप बैग बोलते हैं। उसको उससे क्या करेंगे, हवा भरेंगे, और वो हवा दिखाता किस में है, वो जो मैनोमीटर होता है, मरकरी मैनोमीटर बोलते हैं, उसके अंदर वो जो पारा है वो ऊपर चढ़ता रहता है, तो उसमें देखते रहते कितना mm हो गया। तो इसको हम हवा प्रेशर करेंगे, हवा भरते जाएंगे उसमें, और 200 mm तक भरेंगे, ठीक। ये पहला स्टेप हो गया, 200 mm तक भरेंगे। उसके बाद जो वो कान में लगाता है डॉक्टर और चेक करता है, जिसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप बोलते हैं। तो उस स्टेथोस्कोप से क्या करेंगे, हम इस पर क्यूनी के ऊपर जो यहाँ पे जॉइंट, ये जो वाली जॉइंट है, इसके जो नसें हैं इस पर रख के वो सुनेंगे कि उसमें हमारे जो पल्स की आवाज़ सुनाई दे रही है कि नहीं सुनाई दे रही है, उसका हार्ट बीट की आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। जब 200 भर दिया जाता है mm तक, तो आवाज़ आना बंद हो जाती है वहाँ पर, ठीक है, उसकी साउंड क्या होगी, बंद हो जाएगी। 200 तक जब हम उसको भर देते हैं, अब क्या करेंगे, अब वो जो रबर में से जो इसमें हवा भरा हुआ है उसको क्या करेंगे, स्लोली हम क्या करेंगे, कम करेंगे, धीरे धीरे उसको निकालेंगे, और वो कान में लगा के इस पर रखे रहेंगे। तो जैसे निकालते गए तो सबसे पहले जहाँ पे हार्ट बीट की आवाज़ सुनाई देती है, मान लीजिए 120 पे सुनाई दे रही है, 130 पे सुनाई दे रही है, तो उसको हम लोग नोट डाउन करेंगे, उसको मतलब हम देख लेंगे, याद कर लेंगे कितने पे हुआ है। तो जो पहली मरतबा हम हवा को निकाल रहे हैं और पहली मरतबा जो आवाज़ सुनाई दी, साउंड बीट किसकी, हमारे हार्ट की, तो उसको बोलते हैं हम लोग सिस्टोलिक, ठीक। अब उसके बाद और हवा उसकी निकालते जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो हार्ट बीट सुनाई देना बंद होगा। ऐसे सुनाई देता रहेगा, पहली मरतबा सुनाई दिया, फिर सुनाई दे रहा है, लेकिन हवा निकालते जाएंगे तो वो हवा जो हार्ट बीट की आवाज़ है वो सुनाई देना बंद हो जाएगी। तो जहाँ पे सुनाई देना बंद हो तो उसको हम लोग नोट करते हैं, और वो हमारा होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये सारा प्रोसेस इसमें लिखा हुआ है। अगर आपको ये, अगर जैसे मैंने बताया ऐसे लिख नहीं सकते, तो यहाँ से देख सकते हैं कैसे कैसे लिखना है, सारे स्टेप यहाँ पे हैं, यहाँ से देख लीजिए इसको। हमारा 8th क्वेश्चन है, डिस्कस एपिथेलियल टिश्यू, इट्स लोकेशन एंड फंक्शन, और राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कनेक्टिव टिश्यू। ये कह रहे हैं कि एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर एक नोट लिखिए, या एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है उसको बताइए, और उसका फंक्शन क्या है वो बताइए, वो कहाँ पे होता है वो बताइए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है। तो एपिथेलियल टिश्यू, दिस टाइप ऑफ टिश्यू गिव्स कवरिंग टू द बॉडी ऑर्गन्स and various cavities including GIT, respiratory system and inner lining of blood vessels। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, ये इस टाइप के जो टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनको कवर करते हैं, उनको ढांकने का काम करते हैं। इस टाइप के जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो हमारी बॉडी के ऑर्गन को क्या करता है, ढांपने का काम करता है। और क्या करता है, वेरियस कैविटीज़, और बहुत सारी जो हमारी कैविटीज़ हैं, कैविटीज़ बोलते हैं जो खुली हुई जगह है। मान लीजिए ये हमारा हाथ है, तो ये बीच में ऐसे जगह बन रही है, तो ये कैविटी है। हमारा मुंह है, बीच में खाली जगह है जो कैविटी, इसको बोलते हैं माउथ कैविटी। नाक है, तो नाक के अंदर जो खाली जगह हो रही है इसको नेज़ल कैविटी बोलते हैं। तो जो खाली जगह है बीच में, या पाइप की तरह, जैसे हमारा इंटेस्टाइन है, स्टोमक है, तो बीच में जो जगह होती है वो कैविटी होती है। तो ये कह रहे हैं कि जो वेरियस कैविटीज़ इंक्लूडिंग GIT, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो जो हमारी कैविटीज़ हैं उसको अंदर से ये कवर करने का काम करती है। माउथ के हमारे अंदर जो ये अंदर से जो
मतलब लेयर है जो मतलब हमको दिखेगा, जैसे हाथ लगाएंगे आप अंदर जो, तो वो एपिथेलियल टिश्यू है। ऐसे ही हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, हमारे स्टोमक के अंदर अंदर वाली जो लाइनिंग है, अंदर वाली जो कवरिंग है, जो सेल हैं वो कौन से हैं, एपिथेलियल टिश्यू के हैं वो, ठीक है। और हमारे जो ब्लड वेसल्स होती है जिसमें हमारा ब्लड फ्लो करता है, जो नसें हमारी होती हैं, उसके अंदर भी क्या है, अंदर वाली जो लाइनिंग है, अंदर वाली जो सरफेस है वो क्या है, उसकी होती है एपिथेलियल टिश्यू की। अब एपिथेलियल टिश्यू कैसे बना होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इट इज़ मेड अप ऑफ लार्ज क्लोजली पैक्ड सेल। ये क्या है कि ये लंबे लंबे बड़े और लंबे क्या है, लार्ज क्लोजली पैक, यानी बहुत ज़्यादा मिल के ये जुड़े रहते हैं। कुछ सेल होते हैं जो मतलब थोड़ा दूर दूर जुड़े हुए हैं, लेकिन ये जो हैं ये एक तो लंबे होते हैं और ये बहुत क्लोजली यानी बहुत एकदम मिल के क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। और ये कंटिन्यूस शीट में क्या होते हैं कंटिन्यूस शीट, मतलब जैसे एक है, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा। और इसका होता है कि कभी एक के ऊपर दूसरा, तीसरा, ऐसे लेयर में भी होता है, कभी सिंगल में। मान लीजिए एक ये सेल हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे जुड़े हुए हैं। कभी ऐसा होता है कि एक सेल है, ये इसके ऊपर एक और है, इसके ऊपर एक और है, फिर इधर वैसे लाइन से इधर इधर इधर, मतलब पूरा ऐसे एक लाइन हो गई, इसके ऊपर एक लाइन और, इससे दूसरी, तीसरी, चौथी। तो ये हो गया लेयर्ड में। लेयर का मतलब होता है एक के ऊपर दूसरा, तीसरा, तो ये होता है लेयर। तो कभी ऐसा होता है सिंगल लेयर है, कभी ऐसा होता है कि डबल या मल्टीपल लेयर में ये क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। और क्या होता है, ये इट्स सेल हैव हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। इनके अंदर रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत हाई होती है, यानी ये बॉडी ये जो सेल हैं ये डेड होते हैं, फिर दोबारा से बन जाते हैं बहुत जल्दी से। जैसे लीवर के अंदर जो सेल होता है वो भी बहुत जल्दी रीजनरेट होता है, ऐसे ही इसके अंदर जो ये सेल होता है एपिथेलियल टिश्यू का, वो क्या होता है, बहुत जल्दी से दोबारा बन जाता है। अब इसका फंक्शन क्या है, तो इट कवर्स एंड प्रोटेक्ट टिश्यू अगेंस्ट इंजरी। ये कह रहे हैं इंजरी के अगेंस्ट क्या करता है, ये हमारी जो बॉडी टिश्यूज़ हैं उसको कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है। मान लीजिए हमारे स्किन है, तो ये एपिथेलियल टिश्यू का बना है, तो ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है, हमारी बॉडी को इंजरी से बचाता है। दूसरा क्या करता है, इट हेल्प्स एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस एंड ड्रग। ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करता है, हेल्प करता है। एब्जॉर्प्शन मतलब ये कि किसी चीज़ को एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर, उसको खींच लिया और उसको फिर दूसरी जगह तक पहुंचाना, है डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करता है, हेल्प करता है। किसके बहुत अलग अलग टाइप के सब्सटेंस हो गए, मान लीजिए प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, फैट हो गया, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए। तो ये अलग अलग जो सब्सटेंस है सबको ये एब्जॉर्ब करने का काम करता है और इसको अपनी जगह पे पहुंचाने का काम करता है। और तीसरा क्या है कि आउटसाइड द बॉडी एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म स्किन। बॉडी के आउटसाइड में क्या बनाता है, स्किन बनाता है। जैसे हमारा ये बॉडी का आउटसाइड है तो इसमें स्किन बनाता है ये। एंड इनसाइड बॉडी फॉर्म्स मेम्ब्रेन, और अंदर साइड में जहाँ पे ये होता है तो वहाँ पे मेम्ब्रेन बनाता है। जैसे हमारा ब्लड वेसल्स है, मान लीजिए ये ब्लड की हमारी एक नस है, ठीक, तो ये अंदर साइड के जो ये वाला जो अंदर वाला इनर वाला हिस्सा होता है वो एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है, जिसको हम बोलेंगे मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये अंदर जो साइड के लाइनिंग है, इसको लाइनिंग भी बोलते हैं। तो ये बनाता है अंदर साइड में क्या बनाता है, ये मेम्ब्रेन बनाता है। और क्या बनाता है, ग्लैंड बनाता है। अंदर बॉडी के अंदर जहाँ पे होता है वहाँ पे ग्लैंड बनाता है।